सेठ आसाराम के घर पर बेचारे जो दीन दुखी लोग होते बहुत ही आशा लेकर आते थे। सेठ आसाराम भी उनकी आशाओं पर कभी भी तुसरापात नहीं करते थे। खुले हाथ से उनको रुपए उधार देने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखते थे। धीरे धीरे सारे शहर में यह बात प्रसिद्धि फैलना प्रारंभ कर देती है। सेठ बहुत ही दिलदार है, गरीब दीन लोगों का हमेशा सहारा बनने वाला है। कोई भी व्यक्ति दुखी होकर उनके सामने पहुंच जाता है, हाथ फैला देता है, तो वह सेठ किसी को भी खाली हाथ है अपने यहाँ से नहीं भेजता है। दीन दुखियों के लिए यह एक बहुत बड़ा शरण स्थल है, वह बन जाता है। गरीब लोग होते हैं जिनके पास के अंदर अपना पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, वो लोग सेठ साहब के पास में से उधारी पर, ब्याज पर पैसा लेने के लिए आते हैं। सेठ जो कोई भी आता है अपने मुनीम को यह स्पष्ट कह देता है, जो भी आए और उनको जितना भी मांगे वो देने के अंदर अपने को संकोच नहीं करना है। जो कोई भी व्यक्ति पैसा लेने के लिए आता, सेठ अपने पास के अंदर एक बही रखता था और मुनीम को आदेश दे रखा था, इस बही के अंदर 2 प्रकार के व्यक्तियों के नाम तेरे को लिखना प्रारंभ कर देना है। जब भी कोई पैसा लेने के लिए आता, सेठ एक ही प्रश्न पूछता, ये जो पैसा उधार ले जा रहा है यह कर्ज है, इस जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में चुकाएगा। जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले होते और वो कहते सेठ साहब हम तो इसी जन्म के अंदर आपका कर्जा है वो अदा कर देंगे। सेठ मुनीम को आदेश देता, ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं वह अपने बही के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्यक्ति मस्खरे होते, मौज उड़ाने वाले होते, उन्होंने सोचा सेठ अपने को पैसा दे रहा है, अगला जन्म है किसने देखा है। वो लोग आते और ये कहते सेठ साहब हम आपका जो कर्ज है अगले जन्म के अंदर चुकाएंगे। सेठ कहता मुनीम जी इनके नाम लिख लो और अगले जन्म के अंदर इनसे अपने को कर्जा है वह अदा करना है। मुनीम को भी बड़ा आश्चर्य होता, यह सेठ इस तरह से अपना खजाना है वह खाली करता जा रहा है तो आगे क्या होगा। पर सेठ के सामने वह कुछ भी बोल नहीं पाता है। अचानक एक चोर को जब पता लगा, यह सेठ सबको खुले हाथ से दान देता है और यह पूछता है जो कर्जा मैं दे रहा हूँ इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म के अंदर चुकाओगे। तत्काल वह चोर है सेठ के दरबार पर पहुँच जाता है और कहता है सेठ साहब मेरी भी समस्या है, मेरे को भी आप कुछ पैसा उधार देने की अनुकंपा करवाना। उसका लक्ष्य पैसा उधार लेने का नहीं था, उसका जो लक्ष्य था वह लक्ष्य था सेठ की तिजोरी को देखना। मुनीम के हाथ में जब बही आती है, सेठ ने पूछा कर्जा ले रहा है इस जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में। कहा सेठ साहब अगले जन्म के अंदर चुका दूंगा। सेठ ने तत्काल कहा मुनीम जी इसका नाम लिख लो और रुपये तिजोरी से निकाल कर दे दो। मुनीम जी ने तत्काल तिजोरी को खोला, रुपये निकाले और चोर का ध्यान है तिजोरी पर केंद्रित हो जाता है। पूरी तिजोरी है वह धन से भरी हुई थी। उसने सोचा बस इस सेठ को आज चकमा देकर रात्रि के समय यह पूरी की पूरी तिजोरी है वह उठाकर मेरे को ले जाना है। सेठ
अपने काम के अंदर लग जाता है। मुनीम भी अपना हिसाब किताब है वह करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे रात्रि का समय है यह व्यतीत होना प्रारंभ होता है। सेठ अपने घर पर था और उसी समय यह नौकर के साथ सारा काम निपटा रहा था। मुनीम जी सारा दृश्य है वो देख रहे थे और अचानक वह चोर है सायंकाल के समय सेठ के घर पर आकर छुप जाता है, जहाँ पर सेठ का तबेला भैंसों का था, जहाँ पर बहुत सारी भैंसें हैं वो बंधी हुई थी। उन भैंसों के बीच के अंदर आकर वो छुप जाता है। अचानक उसके कानों के अंदर कुछ आवाज़ है वह गुंजायमान होनी प्रारंभ होती है। उसने देखा ये आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है। तब उसका ध्यान है दो भैंसों की तरफ केंद्रित होना प्रारंभ होता है। एक भैंस है दूसरी भैंस को कह रही है, बहन तुम यहाँ पर कब आई। तब उसने कहा मैं तो आज ही यहाँ पर आई हूँ। उस भैंस ने उस भैंस को पूछा, बहन तुम्हारे को यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है। तब उस भैंस ने कहा मेरे को यहाँ आए हुए 3 वर्षों का समय हो गया है। मैं सुबह और शाम प्रतिदिन है दूध है शेर जी के यहाँ पर देती हूँ और जब तक ये मेरा दूध है मैं अपना पिछला जन्म का जो कर्जा मैंने ले रखा है उस कर्जे को जब तक मैं फ्री नहीं कर दूँगी तब तक मैं यहाँ रहूँगी और कर्जा चुकाने के बाद मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगी। मैंने पिछले जन्म के अंदर जो कर्जा लिया है वह कर्जा भैंस के रूप के अंदर इस जन्म के अंदर मेरे को चुकाना ही पड़ेगा। यह बात चोर के कानों के अंदर गुंजायमान होती है। चोर अपना आत्मचिंतन है वह करना प्रारंभ कर देता है और मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, शेठ के पास में जो मैंने कर्जा लिया है तो क्या ये कर्जा मेरे को भी अगले जन्म के अंदर शेठ साहब को चुकाना पड़ेगा क्या। क्या मेरे को भी मरकर इस तरह से भैंस है ये बनना पड़ेगा क्या, जो मेरे को यहाँ पर बंधनों में बंद कर रहना पड़ेगा। केवल मेरे को खाने के लिए सूखी घास है ये प्राप्त होगी और बदले के अंदर मेरे को दूध है ये देना पड़ेगा। कब तक, जब तक मैं अपना जो लिया हुआ कर्जा है उस कर्जे को उतार नहीं दूंगा। यह बात उसके मन के अंदर भयंकर तूफान लाने वाली बन जाती है और मन के अंदर सोचना प्रारंभ कर देता है, अगले जन्म के अंदर ही मैं भैंसा बन गया तो फिर मेरा क्या हाल होगा। यदि भैंसा बन गया हूँ तो मेरे को मार खानी पड़ेगी और क्या पता घानी के अंदर या और कहीं पर मेरे को कितने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगले जन्म के अंदर कर्जा उतारना है ये तो बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। वह तत्काल वहाँ से दौड़ता है, भगता है और जो शेर की तिजोरी है उसको वापस उसी स्थान पर रख देता है। जो कर्जा शेर का लिया था उस कर्जे को उतारने के लिए तत्काल अपने घर पर जाता है। सारे पेशी हैं, सूर्योदय होता है, उसके साथ के अंदर लेकर आता है। उस समय मांगने वाले मस्करे जो अगले जन्म के अंदर देंगे उनकी भीड़ भी वहाँ इकट्ठी हो जाती है। चोर आता है और तत्काल शेर साहब के सामने वो रुपये रख देता है और कहता है, शेर साहब अगले जन्म के अंदर मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा। यहाँ से यदि आपका कर्जा लेकर जाऊंगा तो अगले जन्म के अंदर मेरे को आपके यहाँ पर भैंस या भैंसे के रूप के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। मैंने आज इन दोनों भैंसों की बातें सुन ली है। ये जो भैंस है अगले जन्म के अंदर कर्जा लिया था जिसके कारण
3 वर्षों से दूध दे रही है। जब तक आपका कर्जा पूरा नहीं होगा तब तक ये दूध देती रहेगी, इसलिए मैं भैंस बनना नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर वह रुपया सामने रख देता है। सारे मस्करों की आंखें हैं वो भी खुल जाती है और तत्काल वो भी अपना लिया हुआ पैसा है वह सेठ को चुकाना प्रारंभ कर देता है। इस जन्म में लिया हुआ कर्जा है, अगले जन्म के अंदर अवश्य ही चुकाना ही पड़ता है। आचार्य भूपेंद्र।